हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एचपीएलसी के मेंटेनेंस के बारे में कि आपको एचपीएलसी का मेंटेनेंस कैसे करना है, क्योंकि अपने आप में एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस मैंने अपने काफ़ी वीडियोज़ के अंदर बताई है। यहाँ पर जो आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है यही एचपीएलसी है और ये एचपीएलसी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, जैसे कि एचपीएलसी का डिटेक्टर है। जो इंस्ट्रूमेंट है इसका ब्रांड है वाटर्स का है। डिटेक्टर है पीटीए डिटेक्टर 2998। यहाँ पर आपको उसका पंप दिखाई दे रहा है और ये इसका रेगुलेटर है और पीछे जो कंप्यूटर रखा है उसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू इस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट किया जाता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डेली हमको एचपीएल का किस तरीके से मेंटेनेंस करना है। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका एचपीएलसी काफ़ी स्मूथली चलेगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा और आपको काफ़ी समय तक किसी भी तरीके की शिकायतें नहीं आने वाली हैं। बट अगर आप इन पॉइंट को फॉलो नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी कम समय के अंदर ही आपका जो एचपीएलसी है वो कुछ गलत रिजल्ट देगा और हो सकता है कि उसका कैलिब्रेशन भी फेल हो जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जो कि एचपीएलसी के मेंटेनेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सिस्टम फ्लशिंग। जी हाँ, आपको हमेशा जब भी आपको एचपीएलसी स्टार्ट करना हो या आपका जब भी कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाए जो भी आपने एचपीएलसी के अंदर परफॉर्म किया है और अब आप सिस्टम को बंद करना है, तो आपको सिस्टम को प्रॉपर वे में फ्लश करना है। वो किसके थ्रू फ्लश करना है? आपको या तो मिथेनॉल यूज़ करना है या वाटर यूज़ करना है या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप वाटर मिथेनॉल का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब 50-50% का रेशो बना सकते हैं। और कितनी देर तक आपको इस इंस्ट्रूमेंट को फ्लश करना है? कम से कम आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटे तक आपको इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर फ्लश करना है, जिससे कि उसके अंदर कोई भी अगर रेसिड्यू प्रेजेंट होगा, अगर उसके अंदर कॉलम के अंदर भी किसी तरह का अगर रेसिड्यू प्रेजेंट होगा तो वो प्रॉपर वे में क्लीन हो जाएगा और वो पूरी तरीके से फ्लश हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर आपको हमेशा फॉलो करना है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर वे में फ्लश नहीं करेंगे तो होगा क्या? इंस्ट्रूमेंट के अंदर जितने भी रेसिड्यूज हैं, जो कि हो सकता है कि जो आपका सैंपल होगा उसके अंदर हो सकता है सैंपल के कुछ पार्टिकल हो, ड्रग के पार्टिकल हो, वो या तो आपके कॉलम में जाके जमा हो जाएंगे, हो सकता है कि वो आपके डिटेक्टर में जाके जमा हो जाए, पंप में जाके जमा हो जाए, जिससे कि बाद में हो सकता है कि चोकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है और उस चोकिंग की वजह से आपको प्रॉपर वे में या तो प्रेशर नहीं मिल पाएगा या डिटेक्टर पे जाके अगर वो जमा हो जाएंगे तो डिटेक्टर भी सही तरीके से रिजल्ट शो नहीं करेगा, और अगर कॉलम में जाके जमा हो गए तो कॉलम जो होगा वो सही थ्योरेटिकल प्लेट नहीं देगा, आपको टेलिंग की शिकायत आएगी। तो ये चीज़ें फिर आपको धीरे धीरे दिखने लग जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करें और बंद करें तब आपको इंस्ट्रूमेंट को जो आपका एचपीएलसी है उसको फ्लश करना ही करना है। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि जब भी आप सॉल्वेंट्स को यूज़ करें जो कि हमारे मोबाइल फेस के अंदर यूज़ होते हैं, वो सॉल्वेंट जो होने चाहिए वो एचपीएलसी ग्रेड के होने चाहिए और प्योर होने चाहिए। आपको बिल्कुल भी इम्प्योर सॉल्वेंट्स को यूज़ नहीं करना है। देखिए, इम्प्योर से मेरा मतलब क्या है, आपके दिमाग में तो क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि सर एचपीएलसी ग्रेड तो आपने बोल दिया, चलिए हम एचपीएलसी ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, बट इसमें इम्प्योरिटी का मतलब क्या? देखिए, कई बार ये होता है कि आपने कोई केमिकल यूज़ किया, एग्जाम्पल ये मान लीजिए आपने मेथनॉल को यूज़ किया, आपने यूज़ कर लिया, उसकी बोतल आपने बंद कर दी। अब इसी बीच उस बोतल के अंदर किसी ने अपनी पीपेट को इंटर कर दिया, वो हो सकता है वो पीपेट प्रॉपर वे में क्लीन ना हो या किसी और केमिकल में उसको पहले से ही यूज़ कर लिया गया हो, हो सकता है H2SO4 में वो यूज़ हो गई हो और वो H2SO4 वाली जो पीपेट थी वो आपने फिर मिथेनॉल में यूज़ कर ली। तो इस तरीके से आपका जो केमिकल होता है ना वो इम्प्योर हो जाता है, आपका सॉल्वेंट जो होता है वो इम्प्योर हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना है, खासकर एचपीएलसी के केस में। अगर वो मिथेनॉल इम्प्योर हो गया तो उसको फेंके नहीं, उस मिथेनॉल को आप कहीं और यूज़ कर लें, बट एचपीएलसी के केस में आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इम्प्योर केमिकल यूज़ करेंगे तो ये आपके कहीं ना कहीं आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रॉब्लम देगा, हो सकता है आपके कॉलम के अंदर भी दिक्कत आ जाए। तो हमेशा इस चीज़ को क्लियर करना है कि आपको हमेशा प्योर केमिकल यूज़ करना है। कोशिश करें कि जब भी आप एचपीएलसी के लिए सॉल्वेंट यूज़ करें तो आपके सामने ही वो सील ओपन हो केमिकल की बोतल की और उसी को ही यूज़ करें। अगर वो पहले से यूज्ड केमिकल है तो कोशिश करें कि उसको इग्नोर करें, बट अगर वो आप ही उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप कभी किसी दूसरे लैब में जा रहे हैं, काम करना है, स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ पर आपको कोई सॉल्वेंट दिया जाता है एचपीएलसी के लिए और वो पहले से ही यूज़ हुआ है, उसकी बोतल ओपन है, तो हो सकता है उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी हो सकती है जो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को अफेक्ट करेगी। तो कोशिश करें कि आप हमेशा फ्रेश सॉल्वेंट्स का यूज़ करें। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट के लिए, वो ये है कि जब भी आप मोबाइल फेस को यूज़ करेंगे तो उसको पहले फिल्टर कर ले। जी हाँ, फिल्टर जो करना है उसमें आपको 0.45 माइक्रोन का फिल्टर आपको यूज़ करना है। फिल्टर क्यों यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर हमारे मोबाइल फेस के अंदर जो मोबाइल फेस होती है वो कैसे मिलकर बनी होती है? बफर से मिलकर बनी होती है। बफर के अंदर क्या होते हैं? फॉस्फेट्स, सॉल्ट्स का यूज़ किया जाता है। बेसिक यूज़ के अंदर सॉल्ट्स यूज़ होते हैं जिससे कि हम पीएच को मेंटेन करते हैं।
ये सॉल्ट्स जो होते हैं ना, ये बाद में जब हमें इंस्ट्रूमेंट के अंदर मोबाइल फेस इंटर होती है तो वो सॉल्ट्स जो होंगे ना वो हमारे कहीं ना कहीं कॉलम में जाके जमा हो सकते हैं, आपके पंप में जाके जमा हो सकते हैं, आपके डिटेक्टर में जाके जमा हो सकते हैं और बाद में ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देते हैं। कई बार फ्लशिंग करने के बावजूद भी ये सॉल्ट्स जो होते हैं वो रिमूव नहीं होते हैं। जब आप कोई ऐसा बफर यूज़ करते हैं जो कि हाईली ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होता है, उस केस में ये जो बफर्स होते हैं ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आप कोई हाईली कंसनट्रेटेड बफर यूज़ करें मोबाइल फेस के अंदर तो उसको आपको फिल्टर करना ही करना है। अगर देखिए, अगर फिल्टर तो आपको हमेशा ही करना है, बट इस केस में तो करना ही करना है जब आप कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर जो बफर है वो हाईली कॉन्सनट्रेटेड है, आपने उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड किया है। हो सकता है आपने मोबाइल फेस को एडजस्ट करने में भी आपने काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर दिया हो, NaOH को ऐड कर दिया हो या HCl को ऐड कर दिया हो, जिससे कि हमने उसको pH मेंटेन करी थी। उस केस में आपका जो बफर होगा वो हाईली कॉन्सनट्रेटेड हो जाएगा और जब ये हाईली कॉन्सनट्रेटेड बफर आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर रन करेगा तब कहीं ना कहीं ये बाद में, अभी स्टार्ट उस समय तो नहीं, बट बाद में जब ये जो सॉल्ट होगा जब ये सूख जाएगा अंदर तो हो सकता है ये चोकिंग की प्रॉब्लम कर सकता है। सबसे ज़्यादा ये कॉलम को प्रॉब्लम देता है, कॉलम के अंदर चोकिंग आ जाती है, उसके बाद आपके पंप में दिक्कत आ सकती है और फिर डिटेक्टर में भी दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप मोबाइल फेस को यूज़ करें उसको आप फिल्टर करें। उसके अलावा आपको हमेशा जब भी सॉल्वेंट को यूज़ करें तो उसको एक बार डिगेस कर लें। डिगेस का मतलब है कि उसमें एक तरह पर्ज मार दें। पर्जिंग मारने से ये होगा कि कोई भी बबल अगर, या बबल हो सकता है या एयर जो होगी अगर वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रेजेंट होगी तो वो निकल जाएगी। तो आपको पर्जिंग करना ही करना है जब भी आप कोई भी रन लगाएं या एनालिसिस परफॉर्म करें। अगर बबल या एयर का कोई भी पार्ट अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो कहीं ना कहीं आपके डिटेक्टर में दिक्कत देगा और आपको प्रॉपर वे में बेसलाइन नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ याद रखें कि जब भी आप इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करें उसको उसकी प्रॉपर वे में पर्जिंग करें, उसकी सारी एयर को रिमूव करें और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करें, जिससे कि आपको जो बेसलाइन मिले वो बिल्कुल स्मूथ मिले, सीधी मिले और उसके अंदर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बेसलाइन जो मिलेगी वो टेढ़ी मेढ़ी मिलेगी, जिगजैग मिल सकती है, क्योंकि वो एयर पार्टिकल कहीं ना कहीं वो डिटेक्टर के सामने से पास आउट होगा, जिसकी वजह से वो इंटरप्शन आपको दिखाई देगा। इसीलिए आपको पर्जिंग करनी है और एयर को आपको रिमूव करना है, बबल को रिमूव करना है। अगर आपको सॉल्वेंट मोबाइल फेस के अंदर वो बबल दिखाई दे रहा है तो आपको उसको भी रिमूव करना है और उसके बाद फिर एनालिसिस स्टार्ट करना है। अगला पॉइंट जो कि आपको चेक करना है वो है पंप के चेक वाल्व। जी हाँ, पंप के चेक वाल्व, साइड में मैं आपको चेक वाल्व के फोटो भी बता दूंगा। ये चेक वाल्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, घिस जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो आपका जो पंप होता है ना वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाता है, जिससे कि जो हमको प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है वो हमको नहीं मिल पाती है। मतलब आप जानते हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रेशर रेंज जो होती है वो 5000 PSI तक होती है, बट जो एक हमको जो जेन्युइन चाहिए होती है रन करने के लिए वो 2500, 3500 या 4000 PSI प्रेशर भी अगर हमको मिलता है तो भी सफिशिएंट होता है। तो अगर आपके चेक वाल्व सही काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत आएगी। तो आपको ये चेक करना है कि अगर आपको प्रेशर के अंदर दिख रहा है कि प्रेशर बहुत कम आ रहा है, 1000 PSI तक आ रहा है, मतलब प्रेशर काफ़ी कम है, तो इसका मतलब ये है कि आपके चेक वाल्व जो है वो पुराने हो चुके हैं और उनको चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर फिर भी चेक वाल्व को अगर आपने चेंज कर दिया है और उसके बाद भी अगर फिर भी प्रेशर के अंदर गिरावट आ रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चोकिंग हो गई है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने प्रॉपर वे में इंस्ट्रूमेंट को फ्लश नहीं किया तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो सॉल्ट्स हम यूज़ करते हैं उसके पार्टिकल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ट्यूब्स के अंदर जमा हो सकते हैं, या तो फिर कहीं पे लीकेज भी हो सकता है। या तो सबसे पहले तो यहाँ पर लीकेज होगा तो आपको इसको सही कर लेना है कि आपको जो कॉलम है वो सिस्टमेटिक वे में लगाना है, वहाँ पर किसी भी तरह का लीकेज नहीं होना चाहिए। और फिर अगर कहीं ना कहीं लीकेज फिर भी प्रेशर अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि इंटरनल कहीं लीकेज हो या कहीं पर चोकिंग हो। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपको चेक वाल्व यूज़ कर सिस्टमेटिक वे में चेंज करने हैं अगर पुराने हो गए हैं तो, या तो फिर लीकेज है। तो ये प्रेशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पंप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं एक चीज़ मोटा मोटा आपको बता दूं कि हमेशा चेक वाल्व जो होते हैं वो कम से कम 6 महीने या 1 साल के अंदर आपको चेंज करने ही करने हैं। अगर आप चेंज नहीं भी करेंगे ना तो भी ये पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोशिश करें कि 1 साल या 6 महीने के अंदर आप अपने चेक वाल्व्स चेंज करवा लें पंप के। उसके बाद हम बात करेंगे वीकली मेंटेनेंस की। तो वीकली मेंटेनेंस मतलब हर हफ्ते हमको क्या क्या मेंटेनेंस करने होता है। यहाँ पर जो अभी हमने जिस मेंटेनेंस की बात करी थी तो डेली है, मतलब आपको रोज जो मेंटेनेंस करना ही करना है। जब भी आप इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे आपको ये प्रोसीजर हमेशा फॉलो करना है। अब वीकली के हफ्ते में एक बार आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है अगर आपको इंस्ट्रूमेंट सही चलाना है। उसके ऊपर हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा कॉलम केयर। जी हाँ, हमारे जो कॉलम्स यूज़ होते हैं HPLC के अंदर इनकी केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आपको हफ्ते में एक बार इनको प्रॉपर वे में क्लीन करना है, इनको वॉश करना है। मिथेनॉल का यूज़ करें या मिथेनॉल वाटर का मिक्सचर आप इसमें रन कर सकते हैं।
आधे घंटे से लेकर आपको 1 घंटे तक ये रन करना है। फ्लो आप कम दे सकते हैं, 0.5 ml पर मिनट का दे सकते हैं, 1 मिनट पर 1 ml पर मिनट का भी आप फ्लो दे सकते हैं। बट आपको हर वीक जो आपका जो कॉलम है उसको वॉश और क्लीन करना ही करना है। अगर आप इसको क्लीन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इसकी सिलिका में कोई दिक्कत आ जाए, सिलिका खराब हो जाए, या फिर बाद में जो आपका कॉलम है वो चोकिंग करने लगे, या टेलिंग, या आपको प्रॉपर वे में थ्योरेटिकल प्लेट ना मिले। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समय समय पे आपकी कॉलम को हर हफ्ते एक बार उसको वॉश करना ही करना है। नेक्स्ट है आपका जो कॉलम है उसको प्रॉपर वे में आपको स्टोर करके रखना है, सिस्टमेटिक वे में। हमेशा कॉलम जब भी आप स्टोर करेंगे तो दोनों तरफ से उसको पैक करके रखें। किसी भी तरीके से मतलब अगर किसी भी एक तरफ से ये खुला हुआ होगा या दोनों तरफ से खुला हुआ होगा इसमें, या आपने कॉलम को ऐसा कैसा निकाला और स्टोर करके रख दिया, तो हो सकता है कि उन दो स्पेस से, मतलब यहाँ से या यहाँ से, हो सकता है कि डस्ट पार्टिकल जो है वो कॉलम के अंदर इंटर कर जाए और बाद में फिर ये दिक्कत दे। तो आपको प्रॉपर वे में कॉलम को पैक करके रखना है। कई लोग तो कॉलम को एक प्रॉपर वे में सॉल्वेंट्स के अंदर डुबो के रखते हैं। जी हाँ, ऐसा भी रखते हैं कि सॉल्वेंट के अंदर ही डुबो देते हैं, जो सॉल्वेंट कॉलम के लिए कंपेटिबल होते हैं। जैसे आपका मिथेनॉल हो गया या मिथेनॉल वाटर का सॉल्यूशन हो गया, उसके अंदर कॉलम को डुबो के रख दिया, जिससे कि कॉलम हमेशा सेफ बना हुआ रहता है। तो ऐसे भी आप सेव कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से, मतलब अलमारी के अंदर रखना है या किसी दराज के अंदर अगर आपको कॉलम को सिस्टमेटिक वे में रखना है, तो उसको दोनों तरफ से प्रॉपर वे में पैक करके रखेंगे, तभी ये कॉलम सिक्योर रहेगा। बट हर हफ्ते कम से कम एक बार आपको कॉलम को वॉश करना ही करना है। उसके बाद अगला पॉइंट जो होगा वो होगा फिल्टर को रिप्लेस करने का। जी हाँ, ये फिल्टर की, सिर्फ फिल्टर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आपको ट्यूब्स दिख रही है जो कि जिससे कि मोबाइल फेस रन होता है, इसके एंड में फिल्टर्स लगे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इस तरीके के जो फिल्टर हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वो फिल्टर हैं जो रखे हुए हैं। तो इन फिल्टर को आपको समय समय पे क्लीन करना है। जी हाँ, इसमें भी हो सकता है कि क्योंकि जब ये मोबाइल फेस को सक करते हैं तो मोबाइल फेस की एक परत जो होती है वो इन कॉलम्स के चारों तरफ बन जाती है। तो आपको क्या करना है कि हर वीक में एक बार इन पंप को, इन फिल्टर्स को निकालना है। आपको बीकर के अंदर रखना है। बीकर के अंदर आपको लेना है वाटर, और उसमें थोड़ा सा या तो नाइट्रिक एसिड ऐड कर दीजिए या H2SO4 ऐड कर दीजिए और इनको रख दीजिए। तो ये अपने आप इसके इन जो फिल्टर होंगे ना, इनके चारों तरफ अगर किसी भी मोबाइल फेस की या सॉल्वेंट की अगर कोई लेयर जमा हो गई होगी ना, तो वो क्लीन हो जाएगी। या आप इनको सोनिकेट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इनकी क्लीनिंग होती रहेगी। तो आपको ये प्रॉपर वे में क्लीन करना है। अगर आप इनको क्लीन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि सॉल्वेंट्स की लेयर जो होगी ना, वो इनके चारों तरफ जाके जमा हो जाएगी, और जब ये इंस्ट्रूमेंट रन होगा और ये बार बार सॉल्वेंट को जब सक करेंगे तो उस लेयर की वजह से प्रॉपर वे में सॉल्वेंट जो होगा वो रन नहीं होगा। हो सकता है कि एयर के बबल भी आपको दिखाई दे। तो आपको क्या करना है, हर हफ्ते इनको आपको क्लीन करना है। किससे क्लीन करना है? वाटर के अंदर आप थोड़ा सा या तो नाइट्रिक एसिड ऐड कर लें, H2SO4 कर दे और इसको डाल दें और सोनिकेट कर दे। तो ये इनके अंदर जितनी भी लेयर होगी ना वो क्लीन हो जाएगी। तो आधे घंटे 1 घंटे के लिए रखना है आपको, और फिर इसको टिश्यू पेपर से क्लीन करके वापस लगा देना है। यहाँ चीज एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई जगह मैंने ये भी देखा है कि कई लोग तो फिल्टर को रिमूव कर देते हैं और डायरेक्ट ट्यूब इंटर कर देते हैं। वो एक गलत प्रैक्टिस है। खासकर उस केस में अगर आप कोई कंसंट्रेटेड बफर यूज कर रहे हैं और वो बफर, कंसंट्रेटेड बफर अगर डायरेक्ट ट्यूब बिना विदाउट फिल्टर के ट्यूब के थ्रू अगर डायरेक्ट आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंटर हो जाएगा, तो सबसे पहले तो आपका कॉलम जाएगा और उसके बाद फिर आपका पंप और डिटेक्टर के अंदर दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको हमेशा फिल्टर का ही यूज करना है जब भी आप इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, फिल्टर को प्रॉपर वे में पहले क्लीन करें, उसको अटैच करें ट्यूब के अंदर और फिर रन करें। फिल्टर को हटा के कभी भी डायरेक्ट ट्यूब मोबाइल फेस के अंदर नहीं डालनी है। कॉलम के अंदर दिक्कत जरूर आएगी, खासकर उस केस में अगर आप कोई कंसंट्रेटेड बफर यूज कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? तो आपको हर हफ्ते अपने जो फिल्टर्स हैं उसको क्लीन करना ही करना है।